ओके। हाँ विजय, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? हम बटन से इमेज चेंज कर रहे हैं इसमें। यस, बटन से इमेज चेंज कर रहे हैं हम। एक ही बटन से हम इसको मैनेज कर सकते थे ना, कलर चेंज कर सकते थे। एक जब ही ऑन हो बटन तो से। येलो इमेज, जब ऑन हो तो इसका कलर रिप्लेस करके येलो कर दे, और जब ऑफ हो तो इसका कलर ग्रे कर दे लाइट का। कर सकते हैं ना अपन। तुम बोल रहे हो, देखो विजय का बोलना ये है, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू बटन्स, क्या हम सिंगल बटन से इस चीज को अचीव कर सकते हैं? ठीक है, तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको अभी देखो क्या है ना, अ, आप यहाँ पर ये कंडीशन चेक नहीं कर रहे हो कि आपकी जो इमेज है, ये जो बल्ब है, उसकी करंट स्टेट क्या है, वो ऑफ है या ऑन है। आप ये चीज चेक नहीं कर रहे हो। ऑफ के क्लिक पे ऑफ कर दो, जितनी बार भी क्लिक होगा ऑफ वाली इमेज लोड करो। ऑन पे ऑन कर दो, जितनी बार भी ऑन होगा, ऑन पे क्लिक करोगे तो ऑन वाली इमेज ही लोड होगी। तो अगर आपको अगर ऐसा कंडीशन लगाने की एक ही बटन से मतलब आपका एक ही बटन जो है वो ऑन भी करे और उसको टॉगल कर दे, उसकी सिचुए मतलब स्टेट को टॉगल कर दे, दैट आल्सो यू कैन डू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ मैं। करंट वाले को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नया बना रहा हूँ, राइट। टॉगल लाइट कर दो, लाइट ऑन स्लैश ऑफ। ठीक है, बटन आया कि नहीं मेरा? ये रन करा, ये देखो ये मेरा बटन आ गया टॉगल वाला, राइट। अब मैंने ये क्या करा, टॉगल लाइट का जो फंक्शन है उसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, एक नया फंक्शन बना दिया और पूरा कोड जो था वो कॉपी पेस्ट मार लिया नीचे। पुराने वाले को चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ मैं इसलिए। ठीक है, अब आपने क्या करा यहाँ पर, आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करा। ठीक है, पहले से कट करके यहाँ पे वेर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ELEM और यहाँ पे उस पूरे एलिमेंट को पहले तो गेट कर लेता हूँ। ये आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कोड है इसको भी रहने देता हूँ, यहाँ पे एंटर मारता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, कॉपी करना पड़ेगा मुझे उसको। कॉपी करा, इसको यहाँ पेस्ट करा। यहाँ पे मैंने ELEM इलेम का जो SRC है वो चेक करा कि इफ इट इज ऑफ, अगर उसका जो सोर्स है अगर करंटली ऑफ है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक इट ऑन, राइट। कंट्रोल एक्स, इसको करो यहाँ पे और इसको करो यहाँ पे मूव। अगर इमेज करंटली अगर ऑफ है तो उसको ऑन करो, अगर नहीं तो ऑफ कर दो। ठीक है, देन ये वाला जो कोड था ये हटा दिया और ELEM के सोर्स को मैंने चेंज कर दिया टू द पिक। ठीक है, सिर्फ एक माइनर सा चेंज करा है, देख लो पुराना कोड और नया कोड में देख लो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों कोड दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कोड को रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद अब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑन होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? ELEM डॉट सोर्स में माई इमेज में पिक बल्ब आउट डॉट GF, टॉगल लाइट, टॉगल लाइट। एक काम करता हूँ, अपने ये वाले कोड को जो है, बट यार मेरे पास बल्ब की इमेज वगैरह नहीं है ना यार। चलो कोई नहीं, एक सेकेंड। F12 मारा मैंने, मे बी मेरा जो कंडीशन है ना, ये यहाँ पर ट्रिपल इक्वल चाहिए क्या भैया को? रन करा, नहीं तो भी नहीं काम कर रहा है ये। पहले तो ये करता हूँ मैं, यहाँ पे SRC टाइप करा। एक मिनट, फॉर सम टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय प्रोजेक्ट और यहाँ पे जो डेमो है इसके अंदर ये पूरा का पूरा कोड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसे सेव करके मैं इसको ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब डिबगिंग जो है वो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से हो सकती है। और इमेज जो है ना, कहाँ जा रहा है मेरे भाई तू? ठीक है, अब यहाँ पे F12 मारता हूँ। ठीक है, इसको बंद करा, ऊपर करा, कंसोल पे गए। ठीक है, वो तो मुझे पता है कि तेरी इमेज नहीं मिलेगी, देखो दैट्स ऑल राइट। अपन गए यहाँ पर और ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करा
इसको डाला इधर, अरे यार, अलाउ पेस्टिंग, ले, ठीक है, ये इमेज मिल गई अपने को। अब इसका जब अब एसआरसी निकाला अपन ने, तो ओहो, एसआरसी मतलब कि वो तो भैया पूरा ही लेके आ रहा है यहाँ पर, मतलब पूरा पाथ लेके आ जा रहा है। रुकना है ना, जावास्क्रिप्ट में कंटेन्स वाला फंक्शन कैसे काम करता है, कंटेन्स चेक इन जावास्क्रिप्ट, इंक्लूड्स वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा अपने को। कैसे करते हैं, टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट एस आर सी डॉट आई एन सी एल यू डी एस इंक्लूड्स, और इसको डाल दिया पूरा ऐसे ब्रैकेट में। सही सेट कॉल करा है क्या मैंने, इंक्लूड्स, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, बंद किया, ऑन ऑफ, ये हो गई देखो, ठीक है। यही डिजायर्ड बिहेवियर था विजय, करेक्ट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आप क्या है, बल्ब का ऑन के टाइम पे 1 और ऑफ के टाइम पे 0 आप खुद भेज रहे थे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या करा आपने, उसकी कंडीशन निकाल ली पहले, और कंडीशन के हिसाब से उसको अल्टरेट कर दिया, टॉगल कर दिया, ठीक है। सो कोड अपने पास में आ गया है, अपने सेव हो गया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया भैया अपने W3 स्कूल्स, ये रहा, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था विजय। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, और प्रैक्टिस करी अपन ने, राइट, यूज केस एक और सामने निकल के आया, गुड। नेक्स्ट है अब अपना नो स्क्रिप्ट टैग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके ब्राउजर पे किसी ने जावास्क्रिप्ट को बंद कर दिया है, फॉर एग्जांपल सेटिंग्स में जाके ब्राउजर में बंद कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला टैग रन होगा और आपको पेज पे दिखा देगा कि सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और मतलब यूजर को बता देगा कि भैया जावास्क्रिप्ट इनेबल करो, तभी आपका जो प्रॉपरली वेबसाइट है वो फंक्शन कर पाएगी, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट द जावास्क्रिप्ट। अपन इसमें ना क्या है, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का और फर्दर डिस्कशन करेंगे अपन, वो नेक्स्ट सेशंस में देखते हैं, राइट। नेक्स्ट है फाइल पाथ्स। अब ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट फाइल पाथ कैसे काम करते हैं, जो स्लैशेस से अपन देते हैं ना, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये पाथ के अंदर देखो स्लैश दिया है, राइट। ये पाथ के पहले स्लैश दे दिया, कहीं पे डॉट डॉट स्लैश दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पाथ अपने को ट्रेवर्स करना बहुत, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये यही अपने ना फेलियर के जो ब्रेक पॉइंट आता है, यहीं पे सबसे ज्यादा ब्रेक पॉइंट आता है, ठीक है। ये आप गलत दे देते हो, इस वजह से आपका जो साइट है वो मतलब प्रॉपरली उसमें डेटा लोड नहीं होता, या आपके एक्सपाथ जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, ठीक है। तो ये जो स्लैशेस हैं, जो ट्रैवर्सिंग का है, चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड, जो ट्रैवर्सिंग आप करते हो, तो वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे फाइल पाथ से समझाया हुआ है, ठीक है। अ फाइल पाथ डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल इन द वेबसाइट फोल्डर स्ट्रक्चर। तो जैसे अपना फॉर एग्जांपल एक पूरा प्रोजेक्ट है आरएफ ट्रेनिंग का, ये है अपना मेन प्रोजेक्ट, यही अपनी वेबसाइट है, राइट। दिस इज अवर वेबसाइट। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर इतने सारे सब फोल्डर्स हैं। देन आरएफ ट्रेनिंग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर पबोट रिजल्ट, पबोट रिजल्ट के अंदर जीरो, जीरो के अंदर आउटपुट एक्सएमएल, ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, राइट। सिमिलरली आप टेस्ट सूट्स के अंदर आओगे, तो टेस्ट सूट्स के अंदर एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर ये ऑटोमेशन पांडा, उसके अंदर ये सारी इमेजेस, राइट। तो ये समझ में आ गया ना, दिस इज योर वेबसाइट, उसके अंदर ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये वेबसाइट का रूट है, दिस इज द रूट ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या है, आप अ, आपके पास में कोई एक वेब पेज है ना, जैसे कि एक वेब पेज समझ लो आपका, ये है कौन सा, ऑटोमेशन पांडा वाला आपका वेब पेज है, ऑलराइट। अब इस ऑटोमेशन पांडा वाले वेब पेज के अंदर एक आईएमजी है, एक आईएमजी वाला टैग है, उसके अंदर डायरेक्टली मैंने यहाँ पर सोर्स में इमेज का नाम दे दिया जो मुझे वहां पे लोड करनी है। तो आपका ब्राउजर क्या करेगा, ये जो आपकी फाइल है ना, जहां पर पड़ी है, जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी है, इसी फोल्डर के अंदर ढूंढेगा कि ये वाली इमेज प्रेजेंट है क्या नहीं, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर, तो आप देखो मेन इमेज डॉट जेपीजी यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं एचटीएमएल वाले फोल्डर के अंदर, ये रही, राइट। तो आपकी जहां ये फाइल पड़ी हुई है ऑटोमेशन पार्टनर डॉट एचटीएमएल, अगर वहीं पे आपकी इमेज भी पड़ी हुई है जो आप यहाँ लोड कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली उस इमेज का नाम दे दो,
ब्राउजर विल लोड इट डायरेक्टली, ब्राउजर को कोई परेशानी नहीं होगी उसको ढूंढने में और उसको लोड करने में। ठीक है, राइट, ये डिस्टिंक्शन समझ में आ गया ना? तो ये कैसे, अगर डायरेक्टली आपने नाम दिया है, द पिक्चर फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, इस ये बताता है कि आपकी जो फाइल है, जो पिक्चर है, वो उसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे आपका करंट पेज लोकेटेड है। ठीक है, दोनों फाइल और आपके एचटीएमएल पेज दोनों सेम जगह पे रखा हुआ है, सेम फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। अब उसके बाद में एक चीज और हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा इस जैसे क्या है कि यार दिस इज नॉट लुकिंग अप्रोप्रिएट, अपने को क्या करना चाहिए, सारे एचटीएमएल वाले कोड एक जगह रखना चाहिए और सारी इमेजेस को एक जगह रखना चाहिए, राइट? तो सम डेवलपर्स व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट अ फोल्डर, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर देंगे और उसको बोल देंगे IMG करके, राइट? और जो भी इमेजेस है, फॉर एग्जांपल मेन इमेज डॉट जेपीजी जो है, उसको मूव कर देंगे इस फोल्डर के अंदर। तो सारी जो इमेजेस हैं वो आपकी अब IMG के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूं, एक सेकंड देना यार। ओके, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, मैं इसे रीनेम कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन समझ में आए। इसको वन देता हूँ, इमेज मेन इमेज वन डॉट जेपीजी। ठीक है, तो वन वाली जो मेरी इमेज है अब उस IMG फोल्डर के अंदर है। तो अगर मुझे इस इमेज को लोड करवाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे पहले तो उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, स्लैश मार के मेरी इमेज का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि भैया जो IMG फोल्डर है वो आपका, आपकी जहां पे ये फाइल प्रेजेंट है वहीं पे ये IMG वाला फोल्डर प्रेजेंट है और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसको लोड करना है। अब मैं जैसे से सेव करूंगा और आप देखोगे वहां जाके, तो जो आपकी फाइल है, मतलब जो आपका इमेज है वो प्रॉपरली लोड हो रही है, राइट? देखो इमेज अभी भी दिख रही है यहाँ पे। अगर मैंने मान लो यहाँ पे IMG 2 कर दिया, अब 2 करके तो कोई इमेज प्रेजेंट है नहीं वहां पे, देखो इमेज ब्रेक हो गई आपकी, राइट? और यही मैंने 1 करा तो आपकी इमेज चलने लगेगी, वहां पे इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? अगर आपने यहाँ पे आपका जहाँ पे आपकी फाइल प्रेजेंट है, वहीं पे एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कोई इमेज पड़ी हुई है तो उसको इस तरीके से लोड कर सकते हो आप। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसमें, वो क्या है, स्लैश इमेजेस स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी। इसका क्या मतलब है, देखो क्या है, जरूरी नहीं है कि जो आपका मतलब रिसोर्सेस है या जो भी इमेजेस वगैरह हैं, आप स्पेसिफिक अपनी जहाँ पे आपका वेब पेज है उसको वहीं पे रखो, है ना? कई बार क्या हो सकता है, जो आपकी रूट डायरेक्टरी है विच इज RF ट्रेडिंग, इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक न्यू डायरेक्टरी बना सकते हो IMG, राइट? इसको नाम देता हूँ 1। ठीक है, IMG 1, और इसके अंदर आप वो इमेज को रख सकते हो, राइट? अब मैं इसको क्या करूंगा, इस इमेज को रीनेम कर दूंगा IMG 2, ताकि अपने को डिस्टिंक्शन समझ में आए। ठीक है, तो IMG 1 के अंदर मेन इमेज 2 पड़ी हुई है, राइट? अब मुझे इसको लोकेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब उस तक पहुंचना है तो बस मुझे यहाँ पे एक स्लैश डालना रहेगा, उस फोल्डर का नाम देना रहेगा और उस इमेज का नाम देना रहेगा। दिस इज इट। बस ये इतना सा मैं चेंज कर दूंगा, एक स्लैश बता दूंगा, तो ब्राउजर को ये पता रहेगा कि उसको ये प्रोजेक्ट के रूट में जाकर इसको ढूंढना है, उस इमेज को ढूंढना है। अब मैं अगर यहाँ जाऊं अपने इसमें रीलोड करूं, देखो स्टिल यू आर सीइंग दैट इमेज, राइट? इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो यू शुड सी IMG 2, इसका जो पाथ है उसमें IMG 2 आना चाहिए, आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब उसकी थ्योरी अगर अपन पढ़े तो क्या बोल रहा है, द पिक्चर फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब, करंट प्रोजेक्ट, जो भी करंट प्रोजेक्ट है उसके रूट में एक फोल्डर है IM इमेजेस वाला, उसके अंदर ये आपकी फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपकी जो पिक्चर है वो एक फोल्डर अबव पड़ी हुई है, एक ऊपर वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर अपन साइट पे जाके देखें तो जहां पे अपना ये HTML है ना, HTML किसके अंदर है, अच्छा देखो आपका वेब पेज ये वाला है, राइट? अगर इस वेब पेज के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, इसका पेरेंट है आपका HTML, राइट? अब वो समझ लो HTML का भी जो पेरेंट है टेस्ट सूट, इसके अंदर वो आपका एक फोल्डर पड़ा हुआ है विच इज IMG 2। ठीक है, और इस IMG 2 के अंदर अपने पास में वो जो इमेज है वो पड़ी हुई है लाइक दिस। अब इसको रीनेम कर दूंगा मैं 3। ठीक है, ओके कर दिया। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो वेब पेज है ये इस इमेज को लोड कर ले।
ये वाली इमेज को, इमेज 3 को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाना पड़ेगा, राइट। एक स्टेप ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, डॉट, डबल डॉट लगा के। तो डबल डॉट लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, इस HTML वाले फोल्डर, देखो करंटली आपका HTML पांडा में है, आप करंटली HTML पांडा पे आपका मतलब पॉइंटर ये समझ लो। तो वो क्या करेगा, ये HTML पांडा जिस फोल्डर में, उसके एक ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर ढूंढेगा कि वो इमेज वाला IMG2 वाला जो आपका फोल्डर है वो प्रेजेंट है कि नहीं। और अगर वो फोल्डर मिल गया तो फिर उसके अंदर जाके देखेगा कि वो इमेज प्रेजेंट है कि नहीं। इसको सेव करो, अब आप रन करके देखोगे तो आपकी इमेज स्टिल कम, यहाँ पे इमेज आ रही है, इसको इंस्पेक्ट करोगे, सो यू कैन सी दैट इट इज लोडिंग द IMG3। IMG2 के अंदर IMG3 आ रही है, ठीक है। सो अब ये जो डबल डॉट है, ये जो स्लैश है, राइट, ये जो डायरेक्टली अपन ने दिया है, अब ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आपको इसमें समझ में आ रही होगी। और जब अपन एक्सपाथ से खेलते हैं ना, एक्सपाथ क्रिएट करते हैं, तब सम वॉट ये वाले कंसेप्ट भी वहां पे यूज होते हैं, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड। अब ये जो फाइल पाथ है ना, HTML की कंसेप्ट, HTML के करस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करें तो ये फाइल पाथ आप इन सब चीजों पे लगा सकते हो। टू लोड एन एक्सटर्नल वेब पेज, टू लोड एक्सटर्नल इमेज, टू लोड एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, टू लोड एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होते हैं, एब्सोल्यूट फाइल पाथ मतलब कि जो आपका पूरा रूट से जो पूरा पाथ ट्रेवर्स करे। एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होगा, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के टर्म्स में बात करूं, तो इस अगर इमेज तक मुझे पहुंचना है तो इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, एब्सोल्यूट पाथ निकालने के लिए इसको ओपन इन एक्सप्लोरर करता हूं। तो जैसे ही मैं ओपन इन एक्सप्लोरर करूंगा, तो ये जो ऊपर आपको पाथ दिख रहा है, सी यूजर शैलेंद्र, देन पाइचार्म प्रोजेक्ट, डायरेक्ट ट्रेनिंग, टेस्ट सूट, HTML IMG, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है। अगर वेबसाइट की टर्म में बात करूं, तो जो पूरा HTTPS और जो पूरा उसका डोमेन सब डोमेन वाला जो पार्ट अगर इंक्लूड कर रहे हो आप, तो वो उसका एब्सोल्यूट पाथ होता है। मतलब जो भी रिसोर्स है उसके आगे अगर आपने ये पार्ट भी इंक्लूड कर दिया तो आपका एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी बनाओ, मतलब वेब पेज बना रहे हो या HTML पेज बना रहे हो, प्लीज कीप इन माइंड एब्सोल्यूट पाथ कभी मत देना। क्योंकि अगर आपने एब्सोल्यूट पाथ दिया, तो वो, अगर डेवलपर ने कोई एब्सोल्यूट पाथ दे रखा है, तो वो उसके सिर्फ लोकल पे चलेगा, वो किसी भी डेव सर्वर या QA सर्वर पे ब्रेक हो जाएगा, वो वहां नहीं चलेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैंने अपने यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पाथ दे दिया होता है इस इमेज में, और ये का ये मतलब एब्सोल्यूट पाथ मतलब कि ये वाला अगर पाथ दे के मैं अभी रन कर देता, चलो मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो ये रन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे गया मैं, और मैंने पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे दिया IMG तक, IMG तक। और यार ये स्लैशेस चेंज करने पड़ जाएंगे मुझे, स्लैश, स्लैश, देन ये स्लैश, देन ये स्लैश, देन IMG वाला स्लैश, और IMG के अंदर मेन IMG1 है, ये वाला वन करके सेव करा। अब इसे रन करा मैंने वापस से जाके, देखो इमेज शुड आल्सो कम। इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई देख लेते हैं भैया, क्या परेशानी हो गई, इमेज क्यों नहीं आई। HTML IMG मेन इमेज 1.jpg, क्या यही पूरा पाथ है क्या उसे IMG के अंदर, मेन इमेज 1.jpg। एब्सोल्यूट पाथ तो यही है यार। एक काम करता हूँ मैं, अभी क्या है, लोकल होस्ट से लोड हो रहा है मेरा पेज, राइट। मैं एक काम करता हूँ, इसको पेज को राइट क्लिक करता हूँ, शो इन करता हूँ एक्सप्लोरर, और यहाँ से इसे ओपन करता हूँ डायरेक्टली अपने ब्राउजर में। गलत पे क्लिक कर दिया है, कैंसिल करेंगे। एक काम करता हूँ, ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+T, पेस्ट, एंटर, और यहाँ से अपना ऑटोमेशन पार्टनर एचटीएमएल ओपन करता हूँ। ये देखो ये आ गया, इमेज आ गई। अब जब मैं इस मतलब URL अगर मेरी वही की वही है, तो देखो इमेज प्रॉपरली आ रही है, बट जहां मैंने उसका सर्वर चेंज कर दिया, लोकल होस्ट पर रन कर रहा हूँ, कहाँ गया भैया लोकल होस्ट, ये रहा, तो वो ब्रेक हो गया, देखा एब्सोल्यूट पाथ। बट अगर यही मैं उसको रिलेटिव पाथ कर दूं यहाँ पे, तो वो मेरे भले लोकल पे चलाऊं तो भी वर्क करेगा, किसी भी सर्वर पे चलाऊं, इट विल ऑलवेज वर्क। देखो मैंने चेंज कर दिया, अरे सिर्फ इतना सा पार्टी तो हटाना है यार, रुको, ये हटा दिया, ये हटा दिया। और यहाँ पे आ गया IMG1। अब मैंने इसको सेव करा, अब मैं गया अपने ब्राउजर पे, रीलोड करा, देखो इमेज आ गई,
लोकल पे भी इमेज आ रही है, लोकल उस पे भी, और आपका यहाँ पे भी आनी चाहिए इमेज, दोनों जगह पे इमेज आनी चाहिए, राइट। तो ये होता है रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में डिफरेंस। सो ऑलवेज प्लीज कीप इन माइंड कि भैया एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज करना, हमें रिलेटिव पाथ्स को ही यूज करना है, ठीक है। रिलेटिव पाथ, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर मान लो कोई पूछ ले आपसे तो रिलेटिव पाथ क्या होता है। अ रिलेटिव पाथ पॉइंट्स टू अ फाइल रिलेटिव टू द करंट पेज, ये इसकी क्विक डेफिनेशन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है जो भी है व्हाटएवर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस भी डिस्कस कर ली है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, विच इज एचटीएमएल हेड। ओके दोस्तों, जब भी हम कोई एचटीएमएल पेज क्रिएट करते हैं, जैसे ये अपना एचटीएमएल पेज है, इसके अंदर आप उसको स्टार्ट करते हो एचटीएमएल से, तो ये उसका एचटीएमएल का रूट होता है। देन एचटीएमएल रूट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है हेड का, राइट। तो इस हेड के अंदर आप क्या क्या चीजें डाल सकते हो वो अपन यहाँ पे क्विकली डिस्कस करेंगे। आप हेड के अंदर टाइटल डाल सकते हो, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस, ये कुछ टैग्स है, कुछ एलिमेंट्स है जो आप हेड के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अब क्विकली अपन मतलब सब चीज तो डिस्कस नहीं करेंगे, जो अपने लिए जरूरी है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो टाइटल, वी हैव ऑलरेडी सीन कि भैया जो ऊपर ये जो टाइटल अपने को दिख रहा है, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ टाइटल। इस टाइटल एलिमेंट की या टाइटल टैग की वजह से वो टाइटल वहां पे दिख रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पेज टाइटल है ना, वही यूज होते हैं आपके सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स में टू डिसाइड द ऑर्डर व्हेन लिस्टिंग द पेजेस इन द सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अगर टाइटल मिस कर दिया तो फिर आपकी एसईओ में आपकी जो आपकी साइट है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगी, राइट। और अब नेक्स्ट क्या है इसमें, यू कैन डिफाइन द स्टाइल एलिमेंट। इंटरनल अगर आपको स्टाइलिंग देनी है, सीएसएस देनी है, तो आप हेड के अंदर इंटरनल स्टाइलिंग दे सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। आप लिंक के थ्रू बता सकते हो एक्सटर्नल स्टाइल, अगर एक्सटर्नल सीएसएस को आपको लिंक करना है तो यू कैन यूज दिस लिंक एलिमेंट, राइट। देन नेक्स्ट है मेटा एलिमेंट। अब मेटा एलिमेंट क्या करता है, meta element is typically used to specify the character set, page description, keywords, author of the document and the viewport setting. जैसे अगर हेड के अंदर अपन ने ये मेटा कैसेट यूटीएफ 8 बता दिया, तो मतलब ये बता रहा है कि भैया कौन सी कैरेक्टर सेट हम यूज कर रहे हैं हमारी इस वेब पेज में या इस डॉक्यूमेंट में, कौन सा कैरेक्टर सेट यूज किया गया है। देन हम यहाँ पे अगर सर्च इंजन के लिए आप कोई कीवर्ड पुट करना चाहते हो ताकि सर्च इंजन अपने वेब पेज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्टिंग अच्छे से करे, तो यू कैन डिफाइन दिस मेटा नेम कीवर्ड्स, एंड उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो मेटा में, तो ये यूज आपके जो यूजर है ना उनको दिखेगा नहीं, बट वो मेटा वाला टैग है वो सब वेब पेज के अंदर पड़े रहेंगे। ये मेटा वाली इन्फॉर्मेशन, जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्राउजर्स यूज करते हैं या सर्च इंजन है वो यूज करते हैं, ठीक है। देन आप ऑथर बता सकते हो कि भैया हु इज द ऑथर ऑफ दिस वेब पेज। आप एक और चीज है, देखो, आप अगर चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड अगर रिफ्रेश हो, तो यू जस्ट नीड टू पुट डाउन दिस मेटा इन्फॉर्मेशन। अगर ये मेटा इन्फॉर्मेशन वहां पे आपने पुट कर दी, तो एवरी 30 सेकेंड आपका वेब पेज ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जब किसी एप्लीकेशन किसी सॉरी किसी स्टोर में जाओ, स्टोर में अगर वहां पे एक टीवी लगी हुई जहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट दिख रहा है, तो वहां पे देखा स्क्रीन ऑटोमेटिक लोड होती रहती है और आपके अपॉइंटमेंट शिफ्ट होते रहते हैं। तो वहां पे ये वाला चीज लगा के वो लोग इजीली पेज को रिलोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिलोड लगा सकते हैं। आप यहाँ से व्यू पोर्ट डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब इस व्यू पोर्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इन लोगों ने नीचे दिया हुआ है। व्यू पोर्ट अगर आप डिफाइन कर दोगे प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे इमेज है, अगर आप एक उसको मतलब एक वेब पेज है जिसके अंदर एक इमेज है, उसको अगर आपने बड़ी स्क्रीन में लोड करा तो इट विल लुक लाइक दिस, है ना। बट अगर उसको आपने स्मॉल स्क्रीन में लोड करा तो भी वो ऐसी ही दिखेगी। देख रहे हो, स्मॉल स्क्रीन मतलब मोबाइल के स्क्रीन में भी वो ऐसी दिखेगी विदाउट व्यू, अगर व्यू पोर्ट वाली सेटिंग नहीं दी तो। बट अगर व्यू पोर्ट वाली सेटिंग दे दी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे उसको देखते हो तो जो इमेज है उसकी विड्थ को वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा पूरी स्क्रीन में, तो उसका जो विजुअल अपील है बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छा आएगा, राइट। तो अगर विदाउट द व्यू पोर्ट ऐसा दिखता है और विद व्यू पोर्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन में ऐसा दिखता है आपका डॉक्यूमेंट। स्क्रिप्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द जावास्क्रिप्ट कि स्क्रिप्ट के अंदर अपन अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर लिखना रहेगा। देन यहाँ पे आप पूरा जो भी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेस। अब ये क्या करता है, बेस यूआरएल को बताता है आपकी जो एप्लीकेशन की जो बेस यूआरएल है वो आप यहाँ पे इस टैग के थ्रू आप
रख सकते हो, टारगेट बता सकते हो कि भैया यूजर अगर क्लिक करता है तो वो न्यू पेज में लोड करना है या कहाँ पे लोड करना है, राइट। देन नेक्स्ट है आपका, सो दिस इज इट अबाउट द HTML हेड। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द लेआउट। ओके, HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब हमने डिविजन्स वाला इनलाइन और ब्लॉक वाला जब अपन डिस्कस कर रहे थे ना, तब हमने इन लेआउट एलिमेंट्स और टेक्निक्स को लिटिल बिट डिस्कस किया था। अब ये होता क्या है, वेबसाइट्स ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक अ मैगजीन और न्यूज़पेपर। जैसे आपको ये खुद ये W3 स्कूल की जो वेबसाइट दिख रही है, ये आपको दिख रही है मल्टीपल कॉलम्स में डेटा दिख रहा है। एक पहले कॉलम में आपको लिंक दिख रही है, दूसरे कॉलम में आपको आपका मेन कंटेंट दिख रहा है, और तीसरे कॉलम में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में भी ऐसी कॉलम लेवल कॉलम की तरीके से ही आपको वहां पे न्यूज़ दिखाई जाती है। तो आप अपने HTML पेज को भी सिमिलरली इन कॉलम स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो HTML में कुछ टेक्निक्स होती हैं CSS को यूज करके, जिनकी हेल्प से आप अपने डेटा को इन लेआउट्स में आप दिखा सकते हो, राइट। जैसे कि हेडर लेआउट आ गया, देन उसके बाद पहला कॉलम में यहाँ पे लिंक आ गई, दूसरे कॉलम में यहाँ पे डेटा आ गया, देन उसके बाद में आपका फुटर आ गया, ठीक है। सो HTML5 में सेवरल सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब पेज को डिफाइन करते हैं। आप हेडर को यूज करके हेडर वाले एलिमेंट को, हेडर वाले सेक्शन को डिफाइन कर सकते हो। नेव से आप नेविगेशन लिंक्स को कर सकते हो। सेक्शन विल कंटेन द डेटा। देन आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल में आप अपने इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेंट कंटेंट को पुट डाउन कर सकते हो। साइड में आप साइड बार वाले जो आपके एलिमेंट्स है उनको रख सकते हो। देन यू हैव द फुटर। आप फुटर वाले एलिमेंट को यूज करोगे तो आपका इस तरीके से, मतलब ये दिस इज हाउ दिस लेआउट विल लुक लाइक इफ यू यूज दीज एलिमेंट्स, ठीक है। देन वी हैव डिटेल्स, अगर आपको एडिशनल डिटेल ओपन करवानी है। देन वी हैव समरी, डिटेल्स की जो एक हेडिंग है वो आप समरी में पुट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका लेआउट टेक्निक्स। अब इस तरीके से अगर आपको लेआउट देना है, अच्छा बाय द वे, ये जो एलिमेंट्स है ना, अगर इन एलिमेंट को यूज करके आप कोई वेब पेज बना रहे हो ना, तो वो स्क्रीन रीडर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई आपका विजुअली पेयर्ड यूजर है, विजुअली इम्पेयर्ड यूजर है, तो उसके लिए स्क्रीन रीडर यूज करेगा वो, और उसके लिए बहुत इजी रहेगा टू रीड कि वो किस सेक्शन में है अभी करंटली, अगर अपन ने ये एलिमेंट्स को यूज करा तो। Okay, what techniques we have to define the layout? We have this CSS framework, we have CSS float property, we have CSS flag box, and we have CSS grid. इन सभी का एग्जांपल हम प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं, बट एक बार क्विकली अपन गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। CSS फ्रेमवर्क्स हमारे पास में W3 CSS फ्रेमवर्क्स हैं, बूटस्ट्रैप है, इसी तरीके से बहुत सारे अदर फ्रेमवर्क्स भी हैं हमारे पास में, राइट। नेक्स्ट है CSS फ्लोट लेआउट। आप फ्लोट की हेल्प से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा कंटेंट लेफ्ट में दिखाना है, कौन सा कंटेंट राइट में दिखाना है, ठीक है। अगर टाइट योरसेल्फ में दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो, ये जो है आपकी लिंक जो लेफ्ट में दिख रही है और जो आपका डेटा वो राइट में दिख रहा है, इट इज कंट्रोल्ड वाया फ्लोट, कि भैया नेविगेशन बार को लेफ्ट में दिखाओ, राइट। और आपके आर्टिकल जो है उनको भी लेफ्ट में दिखाओ, राइट। तो इसने क्या करा, पहले इसको लेफ्ट में दिखाया और फिर उसके बाद में इसको पटक दिया, लंदन वाले को पटक दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब दो कॉलम में अपने को यहाँ पे डेटा दिख रहा है, राइट। देन नेक्स्ट है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। सेम सेम लेआउट जो अपन यहाँ पे दिख रहा है वो अपन फ्लेक्स से भी अचीव कर सकते हैं। अब आप एक कोड को देखना, यहाँ पे कोड को आप नोटिस करोगे ना, तो यूल सी कि जब अपन फ्लोट को यूज कर रहे थे तो जो CSS का कोड है वो काफी बड़ा था, राइट। देखो CSS का कितना सारा कोड लिखा हुआ था यहाँ पे, देख रहे हो। अब यही अगर मैं फ्लेक्स वाला देखूं, तो फ्लेक्स में मेरा CSS काफी हद तक कम हो गया, ठीक है। और अभी अगर मैं यही क्या यही कोड अगर आपको ग्रिड में दिखाऊं, अच्छा इन्हें ग्रिड का एग्जांपल नहीं दिया, बट इफ यू मतलब ये जितने भी लेआउट्स वाले हैं ना, फ्लेक्स और ग्रिड, आप इनको यूज करते हो तो आपका CSS का जो कोड है, जो ओवरहेड है, वो काफी कम होता जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। You can create your web pages to display on multiple screen sizes। अगर आप चाहो तो आपका सेम पेज मोबाइल पे भी प्रॉपरली दिखे, और अगर आपके विंडोज जो आपका डेस्कटॉप है उसी स्क्रीन पे भी प्रॉपरली दिखे, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस यूज दिस बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है। सो आपका जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर दिया कि ये डेटा आपको दिखाना है आपके यूजर्स को, राइट। और
आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्सिव हो, किसी भी डिवाइस पे प्रॉपरली दिखे। मान लो अगर मोबाइल पे दिख रहा है तो मोबाइल पे भी वो प्रॉपरली दिखे, ब्रेक ना हो उसका लेआउट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये व्यू पोर्ट वाला मेटा इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालनी रहेगी। एक तरीका ये है जिसके हेल्प से आप मतलब ये अचीव कर सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस। दूसरा ये है कि आप जो इमेजेस है उसमें आप विड्थ प्रोवाइड करके, विड्थ प्रोवाइड इन परसेंटेज विड्थ प्रोवाइड करके आप सेट कर सकते हो, राइट। एक मिनट है ना। इमेजेस को अगर आप परसेंटेज में विड्थ प्रोवाइड कर दोगे तो जैसे जैसे आपकी स्क्रीन का साइज चेंज होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे F12 मारूं और उसको राइट में पहुंचा दूं, डॉग टू द राइट। अब देखो जैसे जैसे मैं अपनी स्क्रीन का व्यू व्यू चेंज करूंगा तो जो आपकी इमेज है वो देखो, इमेज आपकी रिसाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल विड्थ। तो एक तरीका ये है जिससे आप रिस्पॉन्सिव इमेजेस डाल सकते हो आपके वेब पेज में। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है, अगर आपने विड्थ 100% दिया तो क्या होता है कि अगर बहुत बड़ी स्क्रीन है फॉर एग्जांपल मेरे पास में, और आपकी इमेज उतना रिजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करती, तो आपकी इमेज फटी फटी दिखेगी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप मैक्स विड्थ वाली प्रॉपर्टी उसमें सेट कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि अगर मेरी इमेज अगर सिर्फ 200 पिक्सल की ही है तो वो सिर्फ 200 पिक्सल तक ही दिखेगी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं दिखेगी। तो इमेज आपकी क्लैरिटी, इमेज की क्लैरिटी आप इस केस में आपकी सफर नहीं होगी इमेज की क्लैरिटी, राइट। अब ये अगर मैं इसी को इसको भी अगर मैं छोटा बड़ा करूं यहाँ पे आके, तो देखो ये देखो आपकी जो इमेज है वो बकायदा छोटी भी हो रही है, राइट। और बट जब मैं अपनी विड्थ को बड़ी कर रहा हूँ तो वो एक लिमिट तक ही बड़ी हो रही है, उसके बाद में बड़ी होना बंद हो जा रही है वो। ठीक है, देख रहे हो इमेज। सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव द रिस्पॉन्सिवनेस इन इमेज यूजिंग मैक्स विड्थ। देन अब एक और चीज है यहाँ पे देखो, आप अपन ने जब पिक्चर वाला, जब इमेज वाला टैग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे अपन ने पिक्चर वाला एक एलिमेंट डिस्कस किया था जहाँ पे आप मल्टीपल पिक्चर्स डिफाइन कर सकते हो, विच वर्क्स बेस्ड ऑन द आपकी विड्थ की साइज, सॉरी आपकी स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग वो काम करता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे जो विड्थ है इसको अगर कम करूँ, तो अभी करंटली आपको फ्लावर की जो इमेज दिख रही है वो देखो कैसे दिख रही है। अभी जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा ना, जैसे एक लिमिट पे पहुंचूंगा मैं, तो जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी, राइट। अब देखना आप, ये देखो, तो ये ऑटोमेटिकली हुआ विदाउट एनी पेज लोड। यहाँ पे कोई पेज लोड भी नहीं हुआ और यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट भी नहीं लगी हुई है। तो ये चेंज जो है वो कैसे हो रहा है, वो सीएसएस की हेल्प से हो रहा है। उसका अगर आप कोड देखोगे, सॉरी सीएसएस नहीं, ये HTML5 खुद ही कर रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने मल्टीपल सोर्स डिफाइन कर रखे हैं, और उसमें मीडिया में मैक्सविड्थ डिफाइन कर दी है कि किस मैक्सविड्थ पे कौन सी इमेज दिखानी है। अगर 600 के नीचे चले जाओगे तो ये स्मॉल फ्लावर दिखेगा, और अगर 600 के ऊपर हो और 1500 के नीचे हो तो ये वाली इमेज दिखेगी। ठीक है। सिमिलरली यू कैन साइज भी, जो टेक्स्ट है उसका भी साइज आप डिफाइन कर सकते हो। उसमें एक VW करके एक यूनिट है जिसके हेल्प से आप ये डिफाइन कर सकते हो, विच वर्क्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज। मतलब स्क्रीन का 1%, VW इज नथिंग बट द परसेंटेज। आप यहाँ देखोगे तो व्यू पोर्ट इन इज द ब्राउजर विंडो साइज, वन व्यू पोर्ट इज इक्वल टू 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है। तो अगर आपने किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अगर आपने परसेंटेज में दे दिया, तो आप अगर व्यू पोर्ट को चेंज करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसका भी साइज बड़ा छोटा होता जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है मीडिया क्वेरीज। ठीक है, मीडिया क्वेरीज को यूज करके, ये CSS का एक पार्ट है, मीडिया क्वेरी को यूज करके अपन चेंज कर सकते हैं रिस्पॉन्स, मतलब जो भी कंटेनर्स हैं उनकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी विड्थ अगर काफी बड़ी है, आपका व्यू पोर्ट काफी बड़ा है, तो ये जो लेफ्ट मेनू है, मेन कंटेंट और राइट कंटेंट है, इनकी जो विड्थ है उन्होंने 30-30% डिफाइन कर रखी है। जिसकी जैसे इसकी समझ लो 20% दी है, इसकी 20% दी है, और इसकी 60% दे दी है। बट जैसे ही अगर आप इसकी विड्थ कम करते हो, तो वो क्या करेंगे, इन तीनों की जो विड्थ है वो पूरी पूरी 100% कर देंगे, ताकि ये न्यू नेक्स्ट लाइन में आ जाए, राइट। तो ये चीज इन्होंने कैसे करी है, इसका कोड अगर अपन क्विकली देखें तो यहाँ पे इनिशियली उन लोगों ने लेफ्ट और राइट को विड्थ दे दी है 20%, और मेन कंटेंट को 60% विड्थ दे दी है, और एक मीडिया क्वेरी सेट कर दी है। मीडिया क्वेरी पे उन लोगों ने ये सेट करा है कि जैसे 800 पिक्सल हाइट, मतलब जो विड्थ है वो 800 पिक्सल पहुंचे, तो लेफ्ट, मेन और राइट को आप 100% विड्थ कर दो। तो ट्राई टू योरसेल्फ में दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये आपको यहाँ पे विड्थ दिख रही है, अभी 826 पिक्सल है, राइट। जैसे ही मैं इसको पहुंचाऊंगा 800, देखना है ना, देखो अभी 801 है, तो आपको ये जो लेफ्ट मेन्यू मेन कंटेंट और राइट कंटेंट है वो पूरा एक ही लाइन में दिख रहा है।
20% इसकी विड्थ है, 40% इसकी विड्थ है, 20% इसकी विड्थ है। अब जैसे ही मैं 800 पिक्सल पहुंचाऊंगा ना, रुको एक मिनट, ये देखो, जैसे ही मैंने 800 पिक्सल पहुंचाया तो उसने लेफ्ट मेनू मेन कंटेंट और राइट कंटेंट को पूरा 100% कर दिया। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ CSS। अब ये क्या है, ये भी वही चीज लग रही है मुझे। इफ इन केस यहाँ पे इनका जो मीडिया क्वेरी है वो दिख रही है 620। सो इफ इन केस मैं जैसे ही इसकी जो रिजल्ट साइज है 620 पहुंचाऊंगा, तो ये जो क्या कर रहे हैं, मेनू मेन और राइट को कॉलम हटा के रो वाइज लेके आ जाएंगे वो, ठीक है। तो जैसे देखो मैं 620 पहुंचाऊंगा, तो ये देखो अभी कॉलम स्ट्रक्चर है और अभी रो स्ट्रक्चर आ गया, देख रहे हो डिफरेंस? इट इज बिकॉज ऑफ दिस 620 पिक्सल। ठीक है, और कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, CSS फ्रेमवर्क्स है विच आर अवेलेबल फॉर अस टू यूज? W3 CSS है हमारे पास में, बूटस्ट्रैप है, राइट। ये सारे फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल है हमारे पास में विच वी कैन यूज टू क्रिएट द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।